नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं जल संकट से। तो भीषण गर्मी के बीच जबलपुर के कई इलाकों में पेयजल की भारी समस्या सामने आ रही है। इलाके के लोग जल संकट के साथ गंदे पानी के उपयोग के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने रांची क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर जल शोधन संयंत्र का घेराव किया और जल विभाग के कार्यपालन यंत्री के साथ समस्या के निवारण को लेकर चर्चा की। कांग्रेस नेताओं ने निवारण न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। साथ ही निगम आयुक्त से लेकर जल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों का घेराव करते हुए उनके घरों के नल के कनेक्शन भी काट देने की चेतावनी दी। अगर 50% लोग पानी के लिए त्राही करें और 25% लोग मुख्य तौर पे कैंट विधानसभा में रांची के क्षेत्र के लोग लगभग 8 वार्ड ऐसे हैं जिसमें पीला पानी आ रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारे शहर का। पीला पानी की शिकायत के लिए ज्ञापन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में हमारा पानी एकदम क्लियर हो गया है। बीच में नहर बंद हो गई थी और फगुआ का पानी था और डैम का पानी भी सब रुका पानी था, तो उसके कारण से थोड़ा पीलापन हल्का आया था, लेकिन वो पीने योग्य था पानी। उसको अब दूर कर लिया, सारी शिकायतें अब दूर हो गई हैं और साफ पानी अब सप्लाई हो रहा है। गंदे नाले में तब्दील हो रही गुना की गुनिया नदी को लेकर दिखाई गई IBC 24 की खबर पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने संज्ञान लिया। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने IBC 24 से कहा कि आपने मामला संज्ञान में लाया, हम जल्द ही इस पर कार्य योजना बनाएंगे और अगले दौर के दौरान खुद जाकर गुनिया नदी का हाल देखेंगे। बता दें कि गुनिया नदी जो कभी जीवनदायिनी नदी हुआ करती थी, लेकिन अब गंदे नाले में तब्दील होती जा रही है और IBC 24 ने गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया था। दरअसल NGT पहले ही इस नदी को लेकर निर्देश दे चुका है कि नदी को कवर किया जाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए और सीवर लाइन के जरिए शहर का गंदा पानी बाहर निकाला जाए। 5 साल पहले NGT ने यह निर्देश दिए थे और 2 साल की समय सीमा में इसे मूर्त रूप दिया जाना था। बावजूद इसके 3 साल और अधिक हो चुके हैं, लेकिन NGT के आदेश जमीनी स्तर पर अधर में लटके नजर आ रहे हैं। गंदगी रहती है, पूरा मटेरियल रहता है, वो औरतों का आदमी का सब टैंक है नहीं है घरों में, लेकिन सीधी आती है। तो फिर कैसे आप लोग रहते हैं? अब क्या करें, घर छोड़ के कहाँ जाएं हम भैया। आप आपने हमारे संज्ञान में लाए हो, गुना नदी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कार्य योजना बनाएंगे और मैं उसका स्वयं भी अगले दौरे में हम जाकर के देखेंगे और जो संभव है वो किया जाएगा। सब जगह नदियों की स्वच्छता पे काम कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। विदिशा के जिला मुख्यालय से लेकर कई इलाकों में जल संकट की समस्या गहराती जा रही है। टीला खेड़ी इलाके में लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पाइपलाइन होने के बावजूद लोगों के घरों पर पानी नहीं पहुंच सका। क्षेत्र के लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। इधर सिनोज तहसील के धर्मपुर गांव में भी पानी की विकराल समस्या है। इलाके के लोग 4 से 5 किलोमीटर दूर जंगल से पानी लाने को विवश है। भीषण गर्मी में पानी लाने के दौरान कई महिलाएं जंगली जानवरों के हमले का शिकार भी हो चुकी हैं। हमें 2 किलोमीटर जाना पड़ता है मड़िया, वहाँ से पानी लाते हैं, कभी एलछे से लाते हैं। सरपंच सचिव हालांकि सबको ये बात का पता है कि जहाँ 8 साल से पानी की समस्या है, सब कर्मचारी देख रहे हैं, मगर हो जाएगा बस ये चल रहा है। यहाँ पूरी तरीक़ा से बना हुआ नहीं है, लेकिन कुछ बना है, कार्य को चालू भी कर दिया गया है पानी का, लेकिन एक सीमित मोहल्ला या क्षेत्र को पानी मिल रहा है, पूरे गांव को पानी नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो उसके पहले के जितने घर हैं मैक्सिमम लोग मोटरें चलाने लगते हैं, तो वहाँ पानी का संकट उत्पन्न होता है, पानी पहुँच नहीं पाता है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम लगभग डेली 8 से 10 टैंकर वहाँ प्रतिदिन भेजते हैं। पानी की दिक्कत हम नहीं होने देते, टैंकरों से पूर्ति करते हैं और ये व्यवस्था हमारी चली ही आ रही है। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों को देखते हैं। महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही। दूध की कीमत तो सांची ने बढ़ा दी थी, मगर अब सांची ने श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क, दही, छाछ, पेड़े के दाम 20% तक बढ़ा दिए। बिना कोई सूचना दिए की गई इस वृद्धि से ग्राहकों के साथ साथ सांची के उत्पादकों का व्यापार करने वाले दुकानदार भी हैरान है। सांची के प्रोडक्ट के दामों में अचानक की गई बढ़ोतरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। दूध के दामों के बाद अब
सांची ने अपने मिल्क प्रोडक्ट के दाम 20% बढ़ा दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सांची के एक पार्लर पर, जहां आज जब सुबह लोग सांची से जुड़े मिल्क प्रोडक्ट ख़रीदने आए थे, दूध है, श्रीखंड है, दही है, छाछ है, तो इन तमाम चीज़ों के जो दाम हैं वह लगभग 20% उनको बढ़े हुए दामों पर मिला। उनको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़े। एक बार फिर महंगाई का तड़का जो है अब सांची ने लगाया है। दूध के बाद एक बार फिर जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज ये बताइए कि आज किन किन चीज़ों के दाम जो हैं बढ़े हैं और कितना बढ़ाए गए? श्रीखंड, लस्सी, छेना खीर, मठा सादा, इनके सभी के रेट बढ़ गए हैं 20%। क्या कहे सांची ने, क्या कहा है, क्यों बढ़ाया है? अब सांची कहता है कि महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल बढ़ गए हैं, इसके कारण से हमने रेट बढ़ा दिया है, जो कि कमीशन नहीं बढ़ाया है हम लोगों का। जिस तरीके से लगातार सांची ने लगातार दूध से बनी चीज़ों के दाम बढ़ाए हैं, दूध के दाम बढ़ाए हैं, कितना असर आप लोगों पर पड़ा है? जेब पर कितना असर पड़ा है? सर बहुत असर पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हम लोगों के लिए। जी। आधे 1 लीटर लेते हैं, मन बहुत असर पड़ा है। तो देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में दूध से बनी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसे में गर्मियों के मौसम में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन डेयरी प्रोडक्ट की है। सांची है, छाछ है, दही है, इनको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसे में जो कंपनियां हैं, सांची है, उसे अपने दाम नहीं बढ़ाने थे, ताकि जो लोगों की जेब पर है अब दाम बढ़ने के बाद अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, वह बोझ अगर नई दाम नहीं बढ़ते तो वह नहीं पड़ता। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा में बुरी तरह घायल हुए 16 साल के शिवम की मदद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, जिसकी बदौलत शिवम आज अपने घर पहुंच गया। दरअसल रामनवमी पर निकले जुलूस के दौरान पथराव की वजह से शिवम के सिर में गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद शिवम को इंदौर के निजी हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था। मामला मीडिया में सुर्खियों में आने के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद शिवम और उसके परिजनों से बात कर इलाज का सारा खर्च सरकार के द्वारा उठाने की बात कही गई थी। इधर लगातार 32 दिन तक जिंदगी से जंग जीत कर शिवम खरगोन लौटा तो उनके परिजनों ने राहत की सांस ली, मगर अभी भी शिवम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है। जब से ये घटना घटी उसके बाद से मैं चिंतित था कि बच्चे का क्या होगा, लेकिन अब उसको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। डॉक्टरों ने प्रयास से वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रयास हो रहा है और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, ऐसी मेरी कामना है। और स्वास्थ्य लाभ लेके वो अपने पुराने जीवन में बेचारा आए, ये मैं चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में अजान और लाउड स्पीकर के बाद अब चिकन और मटन की दुकानों के देर रात तक खुलने पर सियासत गर्म है। भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में प्रशासन से कहा है कि जब भोपाल में दूसरी दुकानें रात 12 बजे बंद हो जाती हैं तो चिकन मटन की दुकानें क्यों खुली रहती है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि एक शहर में 2 नियम नहीं चलेंगे। अगर बाकी दुकानें रात 12 बजे तक बंद होती हैं तो चिकन मटन की दुकानों का शटर भी 12 बजे तक डाउन करना पड़ेगा। इससे पहले गुरुवार को प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद में नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा था कि हम तो चलाएंगे, आप चाहो तो रुकवा लो। आपको वही दिखता है, लेकिन रात भर खुली रहने वाली शराब दुकान नहीं दिखती। इस पर रामेश्वर ने कहा कि हम भी रुकवाना जानते हैं। कोई भी दुकान हो, जब सारी दुकानें 12 बजे बंद हो रही हैं तो मीट मटन की दुकानों का भी शटर 12 बजे डाउन होना ही चाहिए। ये प्रशासन सुनिश्चित करे कि कार्रवाई कब और कैसे करेगी, लेकिन निकट भविष्य में जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसी हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं। आरिफ मसूद ने ये बात जरूर कही कि दारू की खुली रहती है 11:30 बजे तक, 12 बजे तक, उनको भी बंद कराओ। तो ये कुल मिला के ध्यान बटाने वाले विकास कार्यों की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात करके मीडिया में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो भी उन्होंने सवाल उठाया ये सरकार से है, सरकार के मंत्री से है, कलेक्टर से है, प्रशासनिक पुलिस वालों से है, ये उनसे है उनका प्रश्न। मतलब इनकी सरकार फेल हो रही है इस मामले में। क्या यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान जन गण मन अनिवार्य किया जा सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि कल यूपी में मदरसों में भी राष्ट्रगान जरूरी कर दिया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर विचार करने के संकेत दिए। मामला मदरसे से जुड़ा है, लिहाजा सियासत भी गर्मा रही है। आज इस मुद्दे पर हम जनगणमन होना चाहिए,
सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर भी सियासत सुलग उठी है। दरअसल यूपी के बाद मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान जन गण मन अनिवार्य किया जा सकता है। गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दिए हैं। सुनिए मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने को लेकर गृह मंत्री ने क्या कहा। सभी जगह होना चाहिए, राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह हो। मध्य प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया, मध्य प्रदेश में आपकी राय? विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद बीजेपी ने भी इसकी वकालत तेज कर दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगान अगर शिक्षा संस्थान में हो तो इसमें गलत क्या है। जब स्कूलों में राष्ट्रगान होता है तो मदरसों में क्यों नहीं। राष्ट्रगान कोई हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे कि राष्ट्रगान हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के कोने में जो शिक्षा संस्थान है उसमें राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की स्तुति हो, भारत माता की जय हो, तो क्या गलत है। अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो गाते हैं उनका स्वागत, और जो नहीं गाते हैं वो सोच लें, विचार लें। एक दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है और गाना ही पड़ेगा। बिना राष्ट्रगान के और बिना संविधान के देश नहीं चलता। वहीं मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में स्पष्ट है कि राष्ट्रगान कहाँ गाना है, लेकिन बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। जनगण मन कहाँ कहाँ गाया जाए, कहाँ नहीं गाया जाए, इस सबको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया हुआ है। तो इनके निपटने के दिन आ गए, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की इस मांग पर प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि जब इस पर विचार करने की बात भर से सियासत गरमाई है तो अमल पर घमासान तो होगा ही। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन अर्जी दाखिल कर 10 मई के आदेश में संशोधन करने की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। 17 मई को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संशोधित याचिका में मांग की गई है कि 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव हो और साथ ही याचिका में चुनाव के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार करने के बाद 17 तारीख को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी हो गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं, वही मांग हम करने वाले भी हैं कि पहली मांग 2022 के परिसीमन के आधार पर उसके लिए थोड़ा सा समय और प्रदान करें। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण को लेकर शासन को 600 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें 35% आरक्षण की अनुशंसा की है। बालाघाट में मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि प्रदेश में SC/ST के मतदाता पॉपुलेशन की बात करें तो 36% है और शेष बची आबादी को 10% मानकर बात करें तो 79% ओबीसी मतदाता है। लेकिन ओवरऑल मतदाता सूची की हम बात करें तो 48% मतदाता ओबीसी के हैं। इसलिए रामजी महाजन की अनुशंसा को मानते हुए आयोग ने 35% की अनुशंसा आरक्षण को लेकर की है। वहीं पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बगैर चुनाव कराए जाने पर असर को लेकर बिसेन ने कहा कि स्थानीय चुनाव वहां की परिस्थिति के अनुसार होते हैं, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पुनर्विचार याचिका लगाएं और इसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय का यदि जजमेंट इस तरह का आता है तो उस परिस्थिति में विचार करें। स्थानीय चुनाव जो होते हैं वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर होते हैं और इसलिए आज कुछ भी कहना जल्दबाजी है।
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी नेताओं ने हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां सरकार के प्रयासों पर बात की, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ग्वालियर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रभारी अध्यक्ष रणवीर रावत ने कहा कि अगर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं तो उसकी जड़ में कांग्रेस है। 17 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का चुनाव कराने का फैसला आया था, मगर अगर बीजेपी बिना आरक्षण चुनाव कराना चाहती है तो तभी चुनाव करा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने सदन में यह बात रखी कि बिना आरक्षण के प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे। आगामी 21 मई को ओबीसी महासभा के प्रदेश बंद को लेकर रावत ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस की साजिश का शिकार हैं, इन्हें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमने दोबारा फिर रिव्यू पिटीशन दायर की है और मैंने कहा कि हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है अगर इन्हीं परिस्थिति कराना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 27% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उनको टिकट देकर हम चुनाव में लाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज जो कांग्रेस और जो विरोधी लोग हैं वो तरह तरह की बातें करके। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।